हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वर्णमाला का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर जो अध्ययन होगा, फिलहाल अध्ययन नहीं आज हम लोग करेंगे, हम लोग वर्णमाला पर आधारित प्रश्नोत्तरी करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे, उपयोगी सिद्ध रहेंगे। कि वर्णमाला का जो अध्याय है, एक तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अध्याय है कि यहाँ से प्रत्येक परीक्षाओं में एक दो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और वो कहीं ना कहीं आप लोगों को दिक्कत भी किया करते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों को हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिकल तौर पर हम लोग वर्णमाला को पढ़ेंगे। रटने का काम नहीं है, प्रैक्टिकल के तौर पर जब आप पढ़ेंगे वर्णमाला को तो आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन की, और विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों ने इससे पहले इस तरीके से वर्णमाला का अध्ययन नहीं किया होगा। वास्तव में आप लोग देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। प्रश्न नंबर 1, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो यहां पर जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो क्या होगा? क्या अक्षर होगी, ध्वनि होगी, वाक्य होगा या फिर वर्ण होगा? तो भाषा यानी कि जब कोई भी भाषा शुरुआत होती है तो उस भाषा की शुरुआत किससे होती है? तो कोई ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर हम लोग कहेंगे तो वो हो जाएगी ध्वनि। क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। विकल्प गा बिल्कुल सही होगा। अब आप देखेंगे कि जब कोई ध्वनि उत्पन्न हुई तो हम लोग चीज़ों को समझेंगे कि ध्वनि जो उत्पन्न हुई उसको हमने किसी प्रतीक चिन्ह से दर्शा दिया। ठीक है, किसी प्रतीक चिन्ह से दर्शा दिया। जैसे कि हम लोग अ लिखते हैं, ये ध्वनि ही तो है अ की, तो इसको हमने प्रतीक चिन्ह में दर्शा दिया। और ये क्या होगा? तो ये बन जाएगा वर्ण। ठीक है, और वर्ण से बनता है, वर्णों से मिलकर बनता है अक्षर। बात समझ रहे हैं? क्या बनता है? अक्षर। तो यदि ध्वनि नहीं दिया होगा तो उस स्थिति में वर्ण होगा, वर्ण भी नहीं दिया है तो अक्षर। यानी कि सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ध्वनि से बड़ी वर्ण, वर्ण से बड़ी अक्षर हो जाएगी, और अक्षर से बड़ी जो होगी वो आपकी शब्द बनेगी जाके। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। तो प्रश्न नंबर 2 में हम लोग देखेंगे, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो मूल दीर्घ स्वर, जब हम स्वर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? स्वर पढ़ते हैं, और स्वरों की संख्या जो है वो 11 है। तो स्वर को हम लोग इस तरीके से विभाजित करते हैं। एक को कहते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, या इन्हें ही हम कहते हैं मूल स्वर। क्या कहेंगे? मूल स्वर कहेंगे। और ये मूल स्वर कौन कौन से होंगे? तो इनको हम लोग देख लेंगे, अ, इ, उ और री हो जाएंगे। फिर आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ये मिलकर बनते हैं ह्रस्व स्वरों से, और इन्हीं को हम कहते हैं मूल दीर्घ स्वर। तो इनमें हो जाता है आ, ई और उ। ठीक है, और जो तीसरा होता है वो होते हैं संयुक्त स्वर। क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर में भी दो होते हैं, ह्रस्व संयुक्त स्वर और दीर्घ होता है। तो ह्रस्व में हम लोग क्या कहेंगे? ए और ओ हो जाएगा, जबकि मुंह जो दीर्घ संयुक्त स्वर होंगे वो आई और औ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? देखो, मूल दीर्घ स्वर क्या है? आ है, उ है, ई है, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ओ हमारा मूल दीर्घ स्वर नहीं होगा। क्लियर है? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि जो हमारी ये जीभ है, तो इसको जो इसका जो भाग है वो हमारे मुख को कहीं ना कहीं स्पर्श करता है। तो इस आधार पर हमें स्वर बताने हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, जीभ के हम भाग करते हैं तो 3 भाग हो गए। ये पीछे का हिस्सा तो इसे कहते हैं पश्च भाग। क्या? पश्च। और यहाँ से उच्चारित होने वाले शब्दों को कहते हैं, स्वरों को कहते हैं पश्च स्वर। क्या कहेंगे? पश्च स्वर। और ये है मध्य भाग, तो यहाँ से जो उच्चारित होगा उसे कहेंगे मध्य स्वर। क्या कहेंगे? मध्य स्वर। और ये हो गया अगला भाग, इसे कहते हैं अग्र भाग, और यहाँ से उच्चारित होने वाले स्वरों को कहेंगे अग्र स्वर। क्लियर है? तो कितने भाग हो गए? तो आप समझ पा रहे होंगे 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन बताना है कि कौन सा है। क्या डा होगा, मतलब अड़ा होगा, जा होगा, वाह होगा, या फिर सा होगा? उम्मीद करता हूं ये आप लोग जानते होंगे, फिर भी हम लोग देख लेंगे कि जब बात आएगी अंतस्थ, तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे? तो आप कहेंगे या,
रा, ला और वा। तो यहाँ पर क्या दिया है, तो वा दिया है, तो हमारा जो विकल्प हो जाएगा वो गा हो जाएगा। ठीक है, विकल्प गा हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन है। और ये जो दिया है ये अड़ा है। अड़ा, इसको जो का विकल्प है अड़ा है, इसको कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन। ये आप लोग नोट करेंगे, उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इसी को कहते हैं ताड़न जात। क्या कहते हैं, ताड़न जात व्यंजन भी कहा जाता है, और इसे ही द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। जा को जो अन्य नाम से जाना जाता है तो इसको कहते हैं स्पर्श, स्पर्श संघर्षी। क्या कहेंगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं इसे। ये आप ध्यान रखेंगे। और स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 है, जैसे चा, छा, जा और झा है। सा जो है ये क्या है, ये आपका ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। और साथ ही साथ इसका उच्चारण दंत से होता है। किससे, दंत से होता है। 3 प्रकार के सा होते हैं। ये एक सा ये, इसको तालव्य कहते हैं। दूसरा सा ये, इसको मूर्धन्य कहते हैं। और सभी सा ऊष्म होते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में कहा है निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो अल्प प्राण क्या होते हैं, तो अल्प प्राण जो होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है। जैसे का, खा, गा, घा और अंगा। तो यहां पर जो है अल्प प्राण क्या होगा, का होगा, गा होगा और अंगा होगा। तो पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। साथ ही साथ जो अनुस्वार होता है, क्या होता है, अनुस्वार होता है, यह भी अल्प प्राण होता है। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन ये भी अल्प प्राण होते हैं। और सभी स्वर, और सभी स्वर ये भी अल्प प्राण होते हैं। तो देखेंगे खा दूसरा व्यंजन है तो ये अल्प प्राण नहीं है। और हम देख लेंगे कि अंतस्थ तो क्या होता है, या, रा, ला, वा। तो यहाँ पर हा है, ये उसमें ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, क, ख, गा। गा आता है तीसरे नंबर पर, तो अल्प प्राण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गा। विकल्प जो है खा बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही बेहतर प्रश्न है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में कहा है निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। तो घोष वर्ण क्या होते हैं, तो घोष वर्ण जो होते हैं वो क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है। साथ ही साथ अंतस्थ, सभी अंतस्थ क्या होंगे, घोष होंगे। साथ ही साथ हा घोष होता है। और सभी स्वर, और सभी स्वर भी घोष होते हैं। तो हम अगर देखें, तो देखो शा जो है ये अघोष है। ठीक है, ये अघोष है। टा पहला वर्ण है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चा भी पहला है तो ये भी नहीं, चा, छा और जा तीसरा वर्ण आता है। तो तीसरा वर्ण हमारा घोष होगा। तो विकल्प का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। कह रहा है कि ओष्ठ वर्ण यानी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारा होठ जो है वो ज़्यादा काम करे। तो हम आ का उच्चारण करेंगे तो क्या बोल रहा है, ओठ ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। तो अभी देखेंगे तो नहीं, आ ये भी नहीं, तो ई ये भी नहीं। तो क्या होगा, ऊ में क्या है, होठ ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऊ हमारा ओष्ठ वर्ण है। बात समझ रहे हैं। अगर विकल्प का देखें तो आ क्या है, ये क्या है, ये कंठ वर्ण है। और बड़ा आ यानी कि आ भी आपका कंठ वर्ण है। ई क्या है, ये तालु वर्ण है, यानी कि इसका जो उच्चारण होता है वो तालु से होता है। इसको तालव्य वर्ण कहा जाता है। ई और ई दोनों ही तालव्य होंगे। क्लियर है, ओके। प्रश्न नंबर 8 में कहा है कि ये काकल्य होगा। काकल्य वर्ण कौन सा है, क्या या होगा, हा होगा, शा होगा या फिर रा होगा। कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो काकल्य वर्ण जो होता है वो होता है हा। क्या होगा, काकल्य वर्ण हा होता है। जबकि या जो दिया है ये आपका क्या है, ये अंतस्थ है। क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। बात समझ रहे हैं, अंतस्थ है। और इसका उच्चारण स्थान जो है वो तालव्य है। क्या है, तालव्य है। और इसको एक और नाम दिया जा सकता है, कंठ ताल। क्या, कंठ ताल भी इसे कहा जा सकता है। सा आप जानते हैं ऊष्म व्यंजन है और इसका उच्चारण स्थान दंत है। रा ये क्या है, ये क्या है, तो रा को हम कहते हैं लुंठित। क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं। साथ ही साथ इसे कहते हैं प्रकंपित व्यंजन। क्या कहते हैं, प्राकंपित व्यंजन कहते हैं। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आप इसे बेहतर तरीके से सीख पा रहे होंगे। प्रश्न नंबर 9, या का उच्चारण स्थान क्या है। यहां पे हमें बताना है कि या का उच्चारण स्थान क्या है। क्या ओष्ठ होगा, क्या दंत होगा, मूर्धा होगा या तालु होगा।
तो कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग देखेंगे कि या जो शब्द होता है वो किससे मिलकर बना है, तो ई धन जब आ मिलता है तो बनता है या, ये आप समझेंगे। तो ई का उच्चारण क्या है? तालु है, तो तालु होगा, प्लस आ का उच्चारण क्या है? कंठ है, तो कंठ तालु होगा। लेकिन कंठ तालु नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा? या का उच्चारण स्थान तालव्य हो जाएगा। ठीक है, तालव्य हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूं आपने इसे भी समझ लिया होगा। प्रश्न नंबर 10 कहा है अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो हमें बताना है कि अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं। क्या 6 होगा, क्या 8 होगा, 9 होगा या फिर 7 होगा? तो क्या होगा? ना 6 होगा, ना 9 होगा, ना 7 होगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो विकल्प हमारा खा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी? तो आप बताएंगे 4, और ऊष्म व्यंजनों की संख्या तो वो भी 4, तो कुल मिला के 8 हो गए। अंतस्थ कौन से होंगे? तो होंगे या, रा, ला और वा। ऊष्म व्यंजन कौन से होंगे? तो शा, शा, सा और हा। तो कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 सघोष वर्ण कौन सा है? हमें बताना है साघोष। ठीक है, कौन सा? सघोष वर्ण कौन सा है? स्वर एवं नाद के आधार पर वर्ण जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं अघोष, क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं, अघोष, और दूसरे को कहते हैं घोष, घोष या सघोष। तो जो अघोष वर्ण होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? पहला, दूसरा, शा, शा, शा और सा। ये पहला, दूसरा, शा, 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 ये क्या होते हैं? ये आपके अघोष होते हैं। बाकी सभी क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो सघोष हमारा क्या होगा? तो देखो, सघोष पूछा है तो शा अघोष है तो ये नहीं होगा। ता, था, दूसरा, पहला, दूसरा सघोष होता है तो हमारा था हो जाएगा। विकल्प बिल्कुल सही होगा। पा पहला वर्ण है तो ये भी नहीं होगा। प, फ और प, फ, ब, तो यहां पर बा भी दिया है। ता, था, ये दूसरा है भाई, सॉरी, ये दूसरा, तो यहां पर जो हो जाएगा वो तीसरा वर्ण ये है, ये हमारा विकल्प सही होगा, गा हो जाएगा। ठीक है, तो घोष जो होंगे या सघोष होंगे वो कौन सा होगा? तीसरा, चौथा और पांचवा होगा। अंतस्थ व्यंजन होंगे, साथ ही हा होगा और सभी स्वर घोष होंगे। तो बा हमारा तीसरा वर्ण है तो तीसरा क्या हो गया? सघोष हो गया। विकल्प गा बिल्कुल सही होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 20 है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फटाफट। प्रश्न नंबर 12 कह रहा ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो शा होता है, शा होता है, सा होता है और हा होता है। तो ऊष्म व्यंजन कौन सा दिया है? तो हा यहाँ पर दिया है, जो कि विकल्प का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। ला को क्या कहते हैं? ला को कहते हैं, इसका एक और नाम होता है पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन होता है ला। ठीक है, और ये पार्श्विक के साथ साथ क्या है? अंतस्थ है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ये आप लोग याद रखेंगे। बात समझ रहे हैं। फिर कह रहा है प्रश्न नंबर 13 में कहा है हिंदी भाषा की वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी होती हैं? क्या 44 होती हैं, 33 होती हैं, 52 होती हैं या फिर 48 होती हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण कितने होते हैं, कुल वर्ण लिपियां कितनी होती हैं? तो वो 52 होती हैं। उम्मीद करता हूं आप इसे बेहतर समझ पा रहे होंगे। देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 में कहा है अर्धविभ्रत स्वर कौन सा है? तो हम देखेंगे क्या क्या होता है। देखो, एक होता है विव्रत। क्या होता है? विव्रत होता है। दूसरे को कहते हैं अर्धविव्रत। बात समझेंगे, अर्धविव्रत कहते हैं। एक को कहते हैं संव्रत। क्या कहते हैं? संव्रत कहते हैं। और दूसरे को कहते हैं अर्ध संव्रत। बात समझेंगे, अर्ध संव्रत कहते हैं। तो विव्रत में क्या आता है? तो विव्रत में सिर्फ व सिर्फ आता है आ। ठीक है, अर्ध और जो संव्रत में आता है यहां पर क्या आएगा? ई आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा, ऊ आएगा और री आएगा। यह समृत में आएगा। अगर अर्ध समृत की बात करें तो यहां पर ए आएगा और ओ आएगा। ठीक है, तो अर्ध विव्रत में क्या बचा? आई बचा और औ बचा। क्या बचा? औ बचा। एक और विव्रत में आप लोग लिखेंगे ये वाला औ। कौन सा? अर्धचंद्र वाला औ भी आता है विव्रत में। तो देखेंगे कि अर्ध विव्रत स्वर है। हमसे पूछा है अर्ध विव्रत स्वर है तो आई है, औ है। तो हमें विकल्प क्या दिया है? अय दिया है। तो ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये क्या होगा भाई? ये हो जाएगा अर्ध समृत। आ क्या है? ये विव्रत होगा। ऊ क्या है? ये समृत होगा। ठीक है, आपको मैंने पूरा डिटेल बता दिया, अब आप लोग समझ लेंगे। क्लियर है। प्रश्न नंबर 15 सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? तो देखेंगे हम लोग कि जो प्राण वायु यानी कि वायु
प्राण वायु के आधार पर स्वर कितने प्रकार वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। अल्प प्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। बात समझेंगे? तो अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो है वो अल्प प्राण होता है और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो हमसे पूछा है महाप्राण, तो किसमें दूसरा और चौथा होगा? क खा दूसरे पर, चा छा दूसरे पर, टा ठा दूसरे पर, तो ये सभी महाप्राण है। तो यही हमारा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? बाकी आप लोग निकालेंगे, देखेंगे। खा विकल्प में त थ द धा चौथे पर, ठीक, चा पहले पर, ये नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। पा फ ब भ मा पांचवा है तो पांचवा अल्पप्राण हो गया, तो ये भी नहीं होगा। और या, तो अल्पप्राण क्या होते हैं? अंतस्थ या सभी अल्पप्राण अंतस्थ होते हैं, अंतस्थ सभी अल्पप्राण होते हैं। त थ द दा तीसरे पर है तो ये अल्पप्राण हो गया, इसलिए ये महाप्राण नहीं होगा। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 कह रहा दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ है ध्वनि ध्वनि कौन सी है? तो क्या होगा? क्या वा होगा, फा होगा, या होगा या फिर रा होगा? ऐसा स्वर हमें बताना है, ऐसा व्यंजन इनमें कि जो जिसका उच्चारण करते समय दांत और ओठ दोनों काम करें। तो देखिए हम लोग बोलेंगे वा, तो वा जब बोलते हैं तो दांत और होठ दोनों कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर दंत और होष्ट जो होगा वो वा होगा। दंतोष्ठ एक ही होता है, मात्र वा। ठीक है? या क्या है? ये कंठ तालव्य है। क्या है? कंठ तालव्य व्यंजन है। या फा क्या है? ये ओष्ठ व्यंजन है। क्या है? ओष्ठे व्यंजन है। क्लियर है? और रा क्या है? ये प्रकंपित व्यंजन है। क्या है? क्या है? ये प्रकंपित व्यंजन है, इसी को लुंठित कहते हैं। क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं? ओके। और इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? वो है मूर्धा है। क्या होगा भाई? मूर्धा होगा, मूर्धा। प्रश्न नंबर 17, तो प्रश्न नंबर 17 में कहा है इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन बताना है हमें। तो संयुक्त व्यंजन यानी कि जिन व्यंजनों का निर्माण 2 व्यंजनों के योग से हो। क्या अड़ा होगा, क्या ला होगा, छा होगा या फिर ओ होगा? तो हम लोग देखेंगे संयुक्त व्यंजन, जैसे कि ऑप्शन बता दें आपको कि विकल्प गा बिल्कुल सही होगा। संयुक्त व्यंजन यानी कि इसका निर्माण जो होता है वो का धन सा, संयुक्त यानी 2 के मेल से बनता है छा। ठीक, तो दूसरा संयुक्त कौन सा होगा? त्रा होगा, और आपको जानते होंगे ज्या होगा। तो 3 संयुक्त व्यंजन होते हैं, साथ ही साथ एक और आप जानते हैं स्रा भी संयुक्त व्यंजन होता है। उम्मीद करता हूं आपने समझ लिया होगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 18 अयोग वाह कहा जाता है। तो अयोग वाह जो होते हैं हिंदी में अयोग वाहों की संख्या 2 होती है। एक को कहते हैं अनुस्वार, जिसे अंग हम लोग कहते हैं, ये होता है अनुस्वार। क्या होता है ये? इसे अनुस्वार कहते हैं। और दूसरा जो अयोग वाह होता है वो आहा होता है, इसे कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। तो ये ऑप्शन जो होगा वो का हो जाएगा। ठीक है? प्रश्न नंबर 19 निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। तो अर्धस्वर जो होता है वो क्या होता है? वो विकल्प का बिल्कुल सही या है, और इसका निर्माण जो होता है वो ई धन आ से बनता है, इसलिए इसे अर्धस्वर कहा जाता है। क्लियर है? हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 20 प्रश्न नंबर है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार किसको कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, या विकल्प खा की स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, या फिर विकल्प गा स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को कहा जाता है, या फिर विकल्प घा व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियों को कहा जाता है। तो जो अनुस्वार होता है उसे किसे कहते हैं? कि स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ अनुस्वार कहलाती हैं। तो विकल्प इसका का बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो विकल्प खा दिया है स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को कहा जाता है, इन्हें कहते हैं हम लोग स्वर कहते हैं। ठीक है? क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप इसे बेहतर समझ पा रहे होंगे। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अभ्यास किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत बेहतर लगा होगा सेशन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग लगातार घर पर तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर।